सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय हेयर और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 11th के टर्म 1 के अकॉर्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं और हम सभी लोगों ने कहा था कि भाई ड्यूरिंग एग्ज़ाम हम आप सभी लोगों के लिए 100+ क्वेश्चन को कंडक्ट करेंगे। तो दोस्तों टर्म 1 के अकॉर्डिंग क्लास 11th के जो भी ज्योग्राफी के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज़ अगर आपने अभी तक पेपर की तैयारी नहीं करी है तो आपके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि मेरा मानना है कि 100+ अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं तो पेपर में कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मैंने जो अभी रिसेंटली केवीएस के पेपर आए थे और कुछ क्वेश्चन जो हमने स्टडी खुद करवाए हैं वो सारे के सारे हम मिक्सअप करके हम एक रैंडमली एक 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं। हमने क्लास 11th के पूरी तरीके से जो क्या कहते हैं आपके हिस्ट्री थी उसको हमने कवर कर लिया है एंड नाउ अब हम क्या कहते हैं ज्योग्राफी कर रहे हैं, फिर हम पॉलिटिकल भी करेंगे। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल क्लास 11th के बच्चों के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सीरीज़ भी अपलोड है। आप जाके चाहे तो आप उन्हें वॉच आउट कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों ने वॉच आउट कर रखा है उन सभी सीरीज़ को जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टर्म 1 के अंदर चैप्टर्स आ रहे हैं तो फिर आप प्रिपेयर है 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को 1.25x की स्पीड पे ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत स्मूथ चलेगी। मैंने इन सभी सीरीज़ के अंदर आप सभी को रिकमेंडेशन यही करिए कि इसी स्पीड से देखने की कोशिश करिएगा। 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस एक पार्ट में नहीं कवर हो सकते हैं, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। वीडियो का पहला पार्ट ये है और वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा अगर आपके रिस्पांस इस पर ठीक रहे तो, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें छोड़े भी हुए हैं आपसे जानबूझ के राय मांगने के लिए कि जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देखते हैं क्या वो अपनी राय सही दे पा रहे हैं या नहीं। वीडियो की देखने के बाद ज्योग्राफी के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रखी है वो सारी चीज़ें चेक करी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप क्या कहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। बिकॉज टेलीग्राम के ऊपर हम सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं, जो भी हम बताते हैं वो सारी की सारी चीज़ें। और ऑफ कोर्स आपका फेसबुक पेज, टेलीग्राम, उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पे आपके साथ लाइव अपडेट देते रहते हैं हम लोग। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को एक्सेस करते हैं तो इनके साथ भी आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि क्लास 11th के बच्चों के लिए चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगोल। तो सही मायने में जो ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी शब्द है उसकी इजाद किसने करा, मतलब सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द जो है वो असल में लेके कौन आया था। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो मूल शब्द ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का मतलब टू स्टडी अबाउट द अर्थ, तो कौन लेके आया भाई, वो लेके आया एरिस्टोस्थेनिस। ठीक है, एरिस्टोस्थेनिस बोलते हैं इसको। तो सही आंसर देख सकते हैं ये लेके आए। मैंने यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज में से जियो यानी कि अर्थ और ग्राफोस मतलब डिस्क्रिप्शन यानी कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन, यानी कि एरिस्टोस्थेनिस जो है इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी के नियम को हमारे सामने लेके आए और उन्होंने बताया कि आप कह सकते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी इनको ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको ये बताया हुआ है कि जो भी जैसे मेटरोलॉजी है, डेमोग्राफी है, उसके सोशोलॉजी है एंड देन पेडियोलॉजी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की स्टडी होती है। देखो हमारी ज्योग्राफी में तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अर्थ के डिस्क्रिप्शन की। ऐसी स्पेशली क्या कहते हैं क्लाइमेट की स्टडी करने वाला भी कोई होगा, ऐसी मिट्टी की स्टडी करने वाला भी कोई होगा, ऐसे एंशंट में पुरानी पुरानी चीज़ों की स्टडी करने वाला भी कोई होगा ना। हम जैसे होता है ना, जैसे मानचित्र को पढ़ने वाला कौन होता है, मानचित्र को बनाने वाला कौन होता है, कार्टोग्राफर। हर किसी की स्टडी करने वाला अलग व्यक्ति होता है। तो आप सभी लोगों से मैच करने के लिए पूछ लिया है कि भाई मैचिंग सही बताइए। तो मैंने आप सभी क्लास 11th के बच्चों के लिए पहले ही बताया हुआ है
कि आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है। देखिए आप सबसे पहले अगर देखें तो मैं एग्जांपल दे दूं सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी में स्टडी किसकी होती है, सोशल ग्राफी की होती है ना, सोशल ज्योग्राफी की होती है, सॉरी। तो यहाँ पे थर्ड का डी ऑप्शन देख सकते हो कहीं, थर्ड में डी ऑप्शन आ रहा है कहीं, थर्ड में डी ऑप्शन आ रहा है कहीं, ऑफकोर्स यहाँ थर्ड में डी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे थर्ड में ए है तो ऑफकोर्स ये भी गलत है, थर्ड में सी है ऑफकोर्स ये भी गलत है, थर्ड में बी है ऑफकोर्स ये भी गलत है। तो देखो यहाँ पे पहले से ही एक चीज़ क्लियर होगी कि थर्ड का डी ऑप्शन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस हिसाब से ए का ऑप्शन सी होना चाहिए, बी का ऑप्शन यानी कि सेकंड का ऑप्शन ए होना चाहिए। ये तो खैर इसका ऑप्शन इसे मैच कर ही रहा है। और क्या कहते हैं पेडोलॉजी यानी कि जो स्टडी करते हैं सॉइल की, उसका ऑप्शन ये होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैचिंग अपने आप ही होगी। मतलब आप किसी एक को चेक कर लीजिए और फिर आप एलिमिनेट करना सीखिए। मतलब अगर आप किसी एक को ठीक कर लेंगे उसके हिसाब से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है थर्ड, क्षेत्रीय भूगोल जिसे हम रीजनल ज्योग्राफी बोलते हैं। सबसे पहले रीजनल ज्योग्राफी को क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीका होता है। रीजनल ज्योग्राफी, उसके बाद एरियल डिफरेंशिएशन, ये सारे चैप्टर्स में स्टडी करी जा रही थी। तो रीजनल ज्योग्राफी में किसने सबसे पहले इसकी पहचान करके दिखाई, या इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ऑफकोर्स हम इसमें किसी रीजन की स्टडी करते हैं स्पेशली, कि वहाँ पे उसका टोपोग्राफी कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का एनवायरमेंटल फैक्टर क्या मैटर करता है, उसकी बाउंड्रीज कितनी कितनी हैं। तो इसीलिए हम रीजनल ज्योग्राफी के अंदर रीजन की स्टडी करते हैं, एक स्पेसिफिक रीजन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन बी टर्म्ड हैज फिजिकल फीचर्स। मतलब देखो ज्योग्राफी को अभी तो आप क्लास 11th में, तो ज्योग्राफी में आप सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी कर रहे होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी की। ये क्लास 11th में फिजिकल ज्योग्राफी को ज़्यादा दे रखा है। उसके बाद आगे जाके आपका ह्यूमन ज्योग्राफी भी आएगा। अभी आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ सरफेस के ऊपर जितना भी कुछ हमें दिखाई देता है वो सारा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है। लेकिन उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो वो हमारे प्लेन्स हैं। प्लेन्स, ठीक है, मैदान बोलते हैं ना वैसे तो हम लोग। तो यहाँ पे प्लेन में हिल हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गया, वैलीज हो गई, ये सारी चीज़ों की स्टडी करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूछा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग सैड दैट ज्योग्राफी इज अ कंसर्न विद डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब सबसे पहले किसने बताया कि भूगोल जो है पृथ्वी की सतह का क्षेत्रीय विभेदन है या उसका विवरण है या स्पष्टीकरण बताने की कोशिश करता है। तो एक स्टेटमेंट है भाई, एक तरीके की स्टेटमेंट है। जिस बच्चे ने क्लास 11th की ज्योग्राफी को बड़ा डीपली समझा होगा, पढ़ा होगा, तो फिर उसे समझ में आया कि यहाँ पे गैलीलियो जो था उसने इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो गैलीलियो जो है पहले थे। वैसे तो गैलीलियो अपने आप में ही मतलब बहुत बड़े मैं कह सकता हूँ भाई साइंटिस्ट हो सकते हैं, ज्योग्राफर हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या गैलीलियो ने करके दिखाया। इवन करंट के बारे में भी सबसे पहले गैलीलियो ने ही बताया था कि किस तरीके से करंट जो है उसकी पावर कितनी होती है, कितना करंट आप क्या कहते हैं किसी एक इलाके के अंदर दौड़ाया जा सकता है, वगैरह वगैरह सारी थ्योरी गैलीलियो ने ही दी थी शुरुआती समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी स्टडी अंडर द फिजिकल ज्योग्राफी। तो मैंने अभी कहा फिजिकल ज्योग्राफी में हम अर्थ सरफेस के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सारा का सारा पढ़ते हैं, जैसे कि अर्थ पे वेदर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसे, वहाँ के मैदान कैसे हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर डी आएगा। हम सभी चीज़ों की इसमें स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है सिस्टमैटिक अप्रोच। अब देखिए यहाँ पे दो अप्रोच थी, एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी, दूसरी एक और अप्रोच थी। सिस्टमैटिक अप्रोच की शुरुआत करने वाले अलेक्जेंडर वॉन हनबोल्ड करके इनका नाम है, सो दैट इज इसका ऑप्शन ए होगा। और सेम यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है कि यहाँ पे पूछ रहा है रीजनल अप्रोच। एक होता है सिस्टमैटिक अप्रोच, एक होता है रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच को बताने वाले यहाँ पे हमारे कौन है, कार्ल रिट्जल। ठीक है, तो कार्ल रिट्जल इसका सही ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे बताने की कोशिश करिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एज ऑफ द अर्थ। मतलब हमारी धरती की भी एक उम्र है,
सभी लोगों को लगता है कि सिर्फ ह्यूमंस की उम्र होती है, लेकिन सही मायने में जिस अर्थ सरफेस पे आप रह रहे हैं उस अर्थ सरफेस की भी एक एज है, वो भी एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इस धरती पे कुछ भी नहीं रहने वाला, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो लगेंगे हमारे इस धरती की एज को ख़त्म होने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर करंट कह रहा हूँ, करंट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है ना, जैसे बोलते हैं 1 घंटा हो गया यार, घंटे को हमने बोल दिया भाई बहुत बड़ा हो गया। मिनट्स क्या होते हैं, मिनट्स उससे छोटे होते हैं। सेकंड्स क्या होते हैं, सेकंड तो उससे भी छोटे होते हैं, है ना। मिली सेकंड्स क्या होते हैं, वो उससे भी छोटे होते हैं। मिली माइक्रो सेकंड्स क्या होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं। ऐसी आर से बड़ा क्या होता है, आर से बड़ा डेज होते हैं, डेज से बड़े मंथ होते हैं, मंथ से बड़े वीक होते हैं, वीक से बड़े ईयर्स होते हैं, ईयर से बड़े होके क्या क्या, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मतलब इयॉन्स को बोल रहे हैं, युग को बोल रहे हैं, अवधि को बोल रहे हैं, या युग को बोल रहे हैं, मतलब किसको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जोग्राफिकल लैंग्वेज में इसको बताया जाता है कि लगभग 1 बिलियन ईयर्स अगो को हमने इयॉन्स का नाम दिया है, मतलब लगभग 1 बिलियन ईयर्स अगो। और हमारी धरती को ख़त्म होने के लिए 4.6 बिलियन ईयर्स अगो लगेंगे, मतलब कितने यहाँ पे लोग आएंगे कुछ ना कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने आप सभी लोगों के लिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है। सो दिस इज़ योर ब्लैंक क्वेश्चन। जिस बच्चे ने क्लास 11 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बहुत बारीकी से पढ़ा हुआ है, मैं चाहूँगा कि वो आंसर ज़रूर करे इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसे पूछा हुआ है द लाइफ ऑफ द अर्थ अप्रोच अराउंड हाउ मैनी ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, मतलब बताने की कोशिश करी गई है कि पृथ्वी पर जीवन कैसा दिखाई दिया वर्तमान के कई साल पहले, मतलब कब से इसका जीवन लाइफ विगन स्टार्ट हुआ था। तो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो हम देख सकते हैं कि सबसे पुराना ओल्डेस्ट फॉसिल्स हमें इस धरती पे मिला था, कि इससे पहले शायद से धरती पे जीवन स्टार्ट हो गया था। बिग बैंग थ्योरी, ये सबसे पहले किसने क्या कहते हैं इसको प्रपोज करी थी। वैसे तो नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो इस महान व्यक्ति का नाम ये आता है, बट क्लास 11 की बुक के अंदर एडविन हबल करके जो है सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी को देने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने बताया होगा, लेकिन जनता के सामने लाने वाला व्यक्ति जो था वो एडविन हबल था, दैट इज़ वाई ही इज़ द फेमस पर्सन। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये बिलोंग कहाँ से करते थे, क्योंकि बिलोंग करने वाले व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कहाँ से बिलोंग करते थे, नेट पे सर्च करिए, मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन दिस क्वेश्चन इज ब्लैंक फॉर यू, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को घुमाया है। इसमें पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट एटमोसफेयर, मतलब इसमें तो रिलेटेड पूछा हुआ है कि प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का क्या संबंध है। तो भाई प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब अगर एटमॉस्फेयर के अंदर जो पेड़ पौधे हैं अगर उनको प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो सिंपल सी बात है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर बदलता है, दिन रात होता रहता है। लेकिन इनमें से कौन सा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसकी वजह से आपको वो आंसर बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, ऑफ कोर्स सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आया होगा, तो लोगों का मानना है सबसे पहले पानी था इस धरती के ऊपर, ठीक है। चारों तरफ पानी ही पानी था, और हम पानी से फिर धीरे धीरे काई बनी, फिर विस्फोट हुआ, फिर गर्म हुआ, फिर ठंडा हुआ, ऐसे कई करोड़ साल लगे पृथ्वी को इस शेप में आने के लिए, पर सबसे पहले धरती के ऊपर पानी था। धरती इन द सेंस सबसे पहले पानी ही था। तो दूसरा क्वेश्चन यही है, तारों का निर्माण सबसे पहले कब हो चुका था, ये इट जस्ट अंदाज़ा, ठीक है, ये एक अंदाज़ा है। ये 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो क्या कहते हैं तारों की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि तारे जो हैं वो अर्थ से पुराने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब दोबारा से 18 क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जल, वाष्प और गैस का योगदान किसके द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि वाटर वेप्योर्स होता है और गैसेस जो होती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। आपकी बुक के अंदर ज्वालामुखी वॉल्केनिज्म बता रखा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, यू नीड टू फाइंड मोर अबाउट दिस, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जलवाष्प और गैस का होना सिर्फ ज्वालामुखी एक रीज़न नहीं हो सकता।
हाँ, इस ऑप्शन में हम ज्वालामुखी देख सकते हैं, लेकिन दूसरे और रीजन भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश की गति क्या है? तो भाई सभी लोगों को पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से क्या कहते हैं, प्रकाश जो है, लाइट जो है उसकी स्पीड बोली जाती है। और लाइट की स्पीड को बताने वाला व्यक्ति सबसे पहले गैलीलियो ही था। ठीक है ना, गैलीलियो ही था जिसने लाइट की स्पीड को बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऐसे पूछा हुआ है कि ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ क्या है? मतलब एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? लगातार उसके स्पेसिस में और गैलेक्सीज में बढ़ोतरी होते रहना ही क्या कहते हैं, उसका एक्सपेंशन होना है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन दिस क्वेश्चन इज ब्लैंक फॉर यू, दिस क्वेश्चन इज ब्लैंक फॉर यू। भाई मैंने हर वीडियो के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मैंने ब्लैंक छोड़े हुए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि आप रिप्लाई करें, आप क्वेश्चन की क्यूरियोसिटी को समझें, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सारे क्वेश्चंस अगर आपको बता दिए जाएंगे तो बस आप सुनेंगे और बस वीडियो ख़त्म। रिप्लाई करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा बना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ है कि यहाँ पे थर्शियल प्लैनेट जो है वर फॉर्म्ड क्लोज टू वेसिनिटी। यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो स्थलीय ग्रह है उसका निर्माण किसके निकट क्षेत्र में होता है? तो वो भाई सिंपल सी बात है, पेरेंट्स स्टार क्षेत्र के निकट में इसे हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई पूरे के पूरे जो क्या कहते हैं प्लैनेट है ना, उसके ऑर्बिट्स को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, तो उसमें से थर्शियल प्लैनेट जो है वो एक अलग प्लैनेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इसे पूछा हुआ है कि पृथ्वी और चंद्रमा जो है एक तेजी से घूमने वाले पिंड के निर्माण में घूम रहा है। मतलब जो क्या कहते हैं अर्थ है और जो मून है वो सिंगल रोटेशन में एक दूसरे की बॉडी के हिसाब से घूमने की कोशिश कर रहा है। और ये सबसे पहले कौन बताता है? ये जॉर्ज डार्विन करके इनका नाम है, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि जो अर्थ है जो मोशन कर रहा है सूरज के, सेम उसी के ही उसके हिसाब से क्या कहते हैं मून भी जो है अपने सिंगल रोटेशन के हिसाब से घूमने की कोशिश कर रहा है अपने ही पिंड में। ठीक है ना, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। इसे पूछा हुआ है कि भाई सबसे लंबी सबसे ज़्यादा अगर कोई सीमा क्या कहते हैं भारत को शेयर करती है, बाउंड्रीज अगर कोई शेयर करती है तो कौन सी है? तो ऑफकोर्स वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश लगभग ऐसा कहते हैं कि 1643 किलोमीटर का एरिया हमारे भारत को टच करता है। तो सबसे ज़्यादा टच करने वाली जो बाउंड्रीज है वो बांग्लादेश ही है, वो देश जो हमारे भारत को टच करता है। अच्छा, सबसे लॉन्गेस्ट तो ये हो गया, सबसे शॉर्टेस्ट अगर कोई है, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करने की कोशिश करिएगा, मुझे बताइएगा सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है, तो सबसे शॉर्टेस्ट शेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के क्षेत्रफल से बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल देश, तो ऑफ कोर्स वो रशिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन में रशिया है नहीं, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर चाइना होगा। चाइना जो है भारत के क्षेत्रफल से बड़ा है, लोगों को लगता है कि छोटा है लेकिन चाइना बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इसे पूछा हुआ है कि आप बताइए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, तो कर्क रेखा से कौन सा राज्य नहीं गुजरता है? तो देखो, राजस्थान गुजरता है, गुजरात गुजरता है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम, बट मणिपुर नहीं है, मणिपुर से नहीं गुजरता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, जो पूरे भारत को आधा करता है, तो मणिपुर तो नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन मणिपुर तो आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हरियाणा ठीक ऑप्शन है, हरियाणा से क्या कहते हैं आपका जो कर्क रेखा होती है वो नहीं गुजरती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26, इसे पूछा हुआ है श्रीलंका और इंडिया को अगर कोई सेपरेट करता है तो वो क्या है? वो पार्क स्टेन है। जैसे ठीक है, बेरिंग जल डमरूम माध्यम कुछ बोलते हैं हिंदी में, माफ़ी चाहूँगा मैं नहीं पढ़ पा रहा, इसे पार्क स्टेन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसे पूछा हुआ है पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, मतलब पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, वो टोटल एरिया कितना है? तो ऑफकोर्स 3.2 मिलियंस। ठीक है, 32 लाख पॉइंट 8, ठीक है, ऐसी कुछ होता है, और इंग्लिश में से मिलियंस बोला जाता है 3.28 मिलियंस, और हिंदी में 32.8 लाख ऐसे कुछ स्क्वायर किलोमीटर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का उत्तरी भाग जो है
उत्तरी भाग जो है वो किस क्षेत्र की स्थिति में आता है? तो ऑफकोर्स शीतोष्ण क्षेत्र है, यानी कि टेम्परेट एरिया है। अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब के हिसाब से आपको समझ में आएगा, जिसमें अलग अलग क्या कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, टेम्पर्ड जोन, ये सारे रीजन बता रखे हैं। 32 क्वेश्चन, ऑफकोर्स दिस क्वेश्चन इज ब्लैंक फॉर यू एंड आई होप आप सभी लोग जितने ही मैंने ब्लैंक क्वेश्चन छोड़े सभी का आंसर करने की कोशिश करेंगे। और ऑल दीज क्वेश्चन इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये वीडियो का पहला पार्ट था। अगर आप टेलीग्राम पे नए हैं तो जुड़ने की कोशिश करिएगा, चैनल पे नए हैं तो जुड़ने की कोशिश करिएगा, बिकॉज हम सभी जो भी आपका 100+ MCQ क्वेश्चंस है वो पूरा कवर अप कराएंगे, ताकि आपका जो MCQ पेपर बेस्ड है वो बहुत बेस्ट जाए। मतलब आप, मैं नहीं चाहता कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ें, तो मैं सारे डायमेंशन के हिसाब से वीडियो को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करिएगा, लाइक करने की कोशिश करिएगा। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।